दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बीपीएससी कंसेप्ट वाला की स्ट्रैटेजी वीडियो में। आप लोगों को पता ही होगा कि बीपीएससी ने कल ऑप्शनल की पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया है, उसके क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज किया है। सिलेबस तो एज इट इज़ है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जो पैटर्न में चेंज हुआ है वो एक्चुअली में क्या हुआ है, इससे पहले कैसा चला आ रहा था और अब से कैसा रहेगा। हम लोग देखेंगे कि ये जो चेंज्ड पैटर्न है आपके एग्ज़ामिनेशन परफॉर्मेंस में कितना इफ़ेक्ट करेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी की स्ट्रैटेजी अपनी क्या होनी चाहिए मेंस की तैयारी के लिए। जो लास्ट मोमेंट है अभी लास्ट के जो 20 दिन बचे हैं, करीब 20 तो नहीं, करीब 15 दिन बोल सकते हैं। इस 15 दिन में हम लोग क्या इफ़ेक्टिव ऐसा कुछ करें कि इस तरह के पैटर्न को हम इफ़ेक्टिवली टैकल कर सकें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीपीएससी कंसेप्ट वाला की अपनी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे काफ़ी कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो डेली बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं। काफ़ी अच्छे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन उसमें रहता है और दे आर डेली अटेम्प्टिंग क्विजेज एंड अपलोडिंग देयर आंसर्स। तो यही हमारी वेबसाइट है। इसमें हमारे काफ़ी फ्री इनिशिएटिव्स चलते हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। इनके कंपाइलेशन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। साथ में ही जो भी आज के पोस्ट हैं, जैसे अभी करंट अफेयर और स्टैटिक क्विज़ पोस्ट हो चुके हैं शाम के 7 बजे। तो देखिए ये अपडेट यहाँ दिखाया है। मॉर्निंग में जो कैच इनिशिएटिव है, जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, वो वो यहाँ पोस्ट हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया है एज अ सॉल्यूशन उसका, और डेली बेसिस पे पीयर रिव्यू होता है और कुछ का जो रेजोनेंस में ज्वाइन हैं उनकी फैकल्टी भी चेक करते हैं कॉपीज़ और उनको सर्कुलेट करते हैं। फिर साथ में यहाँ आप क्विजेज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। 5 स्टैटिक के और 5 करंट अफेयर क्विज़ पोस्ट होते हैं डेली इवनिंग 7 बजे। आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्विजेज़ को जो पास्ट में हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारी द्वारा कंडक्ट की गई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ को अगर देना चाहते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है फर्स्ट टेस्ट, तो आप यहाँ क्लिक करके दे सकते हैं। साथ में अगर आप ऑल इंडिया टेस्ट से भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके एडमिशन ले सकते हैं। तो अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारे फ्री इनिशिएटिव्स कुछ हैं जो हमारी डेली मेंस आंसर राइटिंग है, हमारे डेली स्टैटिक क्विज 5 नंबर ऑफ क्विज पोस्ट होता है, डेली 5 करंट अफेयर क्विज पोस्ट होता है। ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं और हमारे इन हाउस क्यूरेटर रहते हैं। जो इंट्रो और कंक्लूजन सीरीज है वो काफ़ी दिन तक चला था, फिर से हम इसको रिज्यूम करेंगे। और हम जो ये क्विजेस कंडक्ट होते हैं इनकी हम मंथली कंपाइलेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन इनिशिएटिव्स को रन करने के लिए हम कुछ पेड इनिशिएटिव्स भी लाए हैं हमने, और उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे रेजोनेंस सीरीज़ है हमारा, इसमें हम जो भी सब्जेक्ट्स है सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है, और टेस्ट सीरीज़ भी एकदम मिनिमम कॉस्ट पर हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। और सारी कोर्सेज अभी लाइव हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम मिनिमल फ़ी है। फ़ी जो है वो बस हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए है। जो वेबसाइट है और जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं उनको रन करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उनको फंड करने के लिए हमको पेड इनिशिएटिव भी रखना पड़ रहा है। तो ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी तक हम देखेंगे कि अभी तक कैसा चला आ रहा था, 66वीं तक कैसा चला आ रहा था मेंस का। अभी अतुल प्रसाद साहब ने क्या लॉन्च करने की कोशिश की है, क्यों लॉन्च करने की कोशिश की है, वो थोड़ा समझेंगे। दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि असल में जो पुराना पैटर्न था और अभी का जो नया पैटर्न है, इससे आपके लिखने के स्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो आपके फाइनल मार्क्स में कितना कंट्रीब्यूट करेगा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में, वो भी थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स वो एक काफ़ी पर्सनल चीज़ होती है, बिकॉज
सबका लिखने का तरीका, सबका समझने का तरीका, सबका प्रेजेंटेशन का तरीका एकदम यूनिक होता है। फिर भी ब्रॉडली हम इन जनरल कोशिश करेंगे समझने की कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, सो दैट आप अपने लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन को थोड़ा अगर माउल्ड कर पाएँ उस हिसाब से, तो इट वुड बी बेटर। तो 66वीं तक क्या हो रहा था ना, या अभी तक जो क्या हो रहा था कि आपके 2 जीएस पेपर थे और एक ऑप्शनल का पेपर था। टोटल जो है मेंस में 900 मार्क्स का पेपर था, 300 मार्क्स के तीनों पेपर थे। जो ऑप्शनल का जो मार्किंग स्कीम था, ऑप्शनल का मार्किंग स्कीम ऐसा था कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जो क्वेश्चंस रहते थे उनके, जैसे उनके टोटल 6 क्वेश्चन आंसर करने रहते थे, टोटल 12 क्वेश्चन उन्होंने पूछते थे, उसमें से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता था। ये 6 क्वेश्चन जो रहते थे वो 2 पार्ट में रहते थे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन है, सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चन है। असल में यहाँ हर एक क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन रहता था, और ये जो क्वेश्चन डिजाइन रहते थे इस तरह से कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से रहते थे, सो दैट अगर आपको ये टॉपिक आप स्किप भी कर दें, ये टॉपिक आप स्किप भी कर दें, ये टॉपिक आप स्किप भी कर दें, तो बस 3 टॉपिक करके आप अच्छे से जाएंगे तो अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ऐसा रहता था अभी तक। सिमिलरली सेक्शन 2 में भी ऐसा ही रहता था। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता था कि सेक्शन 1 में एक ऐसा क्वेश्चन हमने डाल दिया जिसमें सारे सिलेबस से क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है, या इसमें बी डाल दिया जिसमें सारे सिलेबस से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं था। तो एक तरह से ना ये एक लीवे था स्टूडेंट्स को कि दे वेर फ्री टू सेलेक्ट टॉपिक्स ऑफ देयर चॉइस एंड इन विच दे कुड एक्सेल प्रॉपरली। मतलब अगर आपके सेक्शन 1 में आपके सिलेबस में 5 टॉपिक दिया हुआ है, तो इस 5 टॉपिक में अगर 3 आप करके अच्छे से जाते हैं ना, और 2 को बस यूं ही पढ़ के जाते, 3 को काफ़ी अच्छे से करके जाते, तो ये प्रोबेबल था कि आप अच्छे से लिख देंगे आंसर 3 क्वेश्चंस का, जो आपके कंटेंट मैटर में है, जो आपके पास जिसका नोट्स अवेलेबल है उसको आप अच्छे से एक्सप्रेस कर देंगे, ये श्योरिटी थी। आप इन 2 को नहीं भी पढ़ते, कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते ना, देन आप जो है ना वो 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल रह जाते समहाउ। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब सारे ऑप्शनल का तो एग्जाम्पल नहीं ले सकते, जो मोस्ट प्रिवेलेंट ऑप्शनल रहता है यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल रहता है। तो सेक्शन 1 का अगर हम ये 66वीं का क्वेश्चन देखें, तो कुछ इसमें ऐसा था कि जो सेक्शन 1 है उसमें एंशिएंट और मेडाइवल रहता था, और जो सेक्शन 2 है उसमें मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री रहता था। ये कुछ कॉमन प्रिविलेंस था पिछले साल तक कि जैसे अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन और मौर्यन एम्पायर अच्छे से करके गए हैं, अगर आपने गुप्ता नहीं भी पढ़ा तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आपके पास एक लीवे था। उसी तरह से मेडाइवल में भी आपने मराठा नहीं पढ़ा, मुगल आपका स्ट्रांग है, ठीक है, मुगल आप स्ट्रांग कर लिया, आपने विजयनगर स्ट्रांग कर लिया, तो इन दोनों टॉपिक पर आपने कमांड कर लिया, तो जरूरी नहीं है, आपके पास फिर से एक लीवे बनता है कि इन दोनों में से बेस्ट चूज करें आप। तो ऐसा था कि अब सेक्शन 1 और 2 दोनों मिला के 3 क्वेश्चन करने हैं, और किसी भी एक सेक्शन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो करना ही है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक सेक्शन से ही तीनों कर लें। तो अगर आपका थोड़ा सा मेडाइवल पढ़ा हुआ है, एंशिएंट आपने अच्छे से किया, या फिर आपने मेडाइवल आपका अच्छा और एंशिएंट आपका थोड़ा कम है, तो आपके पास लीवे रहता था 3 क्वेश्चन छोड़ने का दोनों सेक्शन में, ठीक है, सेक्शन 1 में भी और सेक्शन 2 में भी। तो इसका फ़ायदा जो मैंने बताया वही था कि अगर आपके पास एक लेंथ ऑफ टॉपिक है और समय कम है, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे तो आप अच्छा लिख सकते हैं। तो इस बार थोड़ा सा बीपीएससी ने इसमें गेम कर दिया। गेम क्या किया ये समझते हैं। उन्होंने नया पैटर्न लाया। नया पैटर्न जो है वो 2 तरीके का लाया, ब्रॉडली कहें तो 2 तरीके का लाया। एक नॉर्मल जनरल सब्जेक्ट के लिए लाया, और एक लाया जो एंथ्रोपोलॉजी, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो सबसे पहला चीज़ तो ये डिफरेंस क्यों आया?
तो उनके सब्जेक्ट में कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन है कि जैसे मैं एंथ्रोपोलॉजी की बात करूं, एंथ्रोपोलॉजी की ऐसा क्लासिफिकेशन है कि सेक्शन 1 में कुछ जनरल सब्जेक्ट्स रहेंगे, जनरल टॉपिक्स रहेंगे, साथ में उसमें एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है और एक एंथ्रोथॉट है। तो इन दोनों को जो है इन्होंने अलग अलग सेपरेट कर दिया है और ऑप्शन दे दिया है कि चाहे आप ये अटेम्प्ट करो या फिर ये अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये कंप्लीट बायोलॉजी हो जाता है और ये थोड़ा थॉटफुल रहता है, समझने में परेशानी होती है लोगों को। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये हर जगह यूज़ होता है, हर एक टॉपिक में यूज़ होता है। जो ये वाला टॉपिक है ये बहुत स्कोरिंग होता है, ये ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होता बट इसका यूसेज ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से लोग अपना चूज़ करते हैं और इसी हिसाब से इन्होंने यहाँ भी डिफरेंशिएट किया है, सेपरेट किया है सेक्शंस को। ये सारे ऑप्शनल्स जो है ना ये कॉमन अकरिंग ऑप्शनल्स हैं और इनका हम देखेंगे, इनका हम क्लासिफिकेशन एक बार स्टडी करेंगे कि कैसा दिया है इन्होंने। ये है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का पार्ट जो नया पैटर्न है। हमने पुराने पैटर्न में क्या देखा था कि 3 क्वेश्चन थे, इधर भी 3 क्वेश्चन थे, इधर से हमने 1 अटेम्प्ट ले लिया, इधर से 2 अटेम्प्ट ले लिया, या फिर इधर से 1 अटेम्प्ट ले लिया, इधर से 2 अटेम्प्ट ले लिया। तो समहाउ मेरे पास 3 क्वेश्चन का लीवे था और मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन छोड़ सकता था। ठीक है, कि अगर मेरे पास 5 चैप्टर है टोटल तो मैं 3 चैप्टर अच्छे से करके जाऊंगा, उस 3 चैप्टर से ये श्योर है कि 3 क्वेश्चन तो आएंगे, सॉरी 2 क्वेश्चन तो आएंगे। तो इस 3 में अगर कोई भी 2 क्वेश्चन आ गया तो फंस गया, तो लिख दिया मैंने। मेरा अगर पेपर सेक्शन 1 स्ट्रांग है तो मैंने सेक्शन 1 के 3 टॉपिक काफ़ी अच्छे से कर लिए, सेक्शन 2 उतना स्ट्रांग नहीं है तो इसमें मैंने थोड़ा कम फोकस किया, लेकिन इसके मैंने 2 टॉपिक अच्छे से कर लिए। ठीक है, इस तरह से अभी तक का पैटर्न था जैसे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते थे। अब समझिए गेम कहाँ हुआ। गेम ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 में अभी क्या किया है बीपीएससी ने कि क्वेश्चन नंबर 1 विल कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट विल बी हैविंग टॉपिक्स फ्रॉम होल सेक्शन 1 सिलेबस। तो आपका जो 5 क्वेश्चन का मैंने बताया कि ऑप्शन था कि ये सिर्फ 3 पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में अब ये टॉपिक भी आ सकते हैं, जो टॉपिक आपने छोड़ा ना वो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ सकते हैं, और ये दिस क्वेश्चन इज कंपलसरी फार मोर देन दैट। इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसमें आपके पास कोई लीवे नहीं है छोड़ने का। यहां इन्होंने फंसा दिया। अब जो स्टूडेंट शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन करके जा रहा है ऑप्शनल का, उनको तो नुकसान होगा, लेकिन कितना नुकसान होगा उसका जजमेंट थोड़ा हम करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली देखिए सेक्शन 2 में भी क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है ना वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया है, और इसमें होल सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगा। पहले याद करिए इसमें भी ऑप्शन था आपके पास, ठीक है, आपके पास ऑप्शन था कि आप क्वेश्चन चूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये कंपलसरी हो गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा लीवे दिया इन्होंने कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने ऑप्शन दिया है सेलेक्ट करने का। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए फुल मार्क्स तो अभी भी सेम है, 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो अगर 50 नंबर का क्वेश्चन रहा तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे। 10-10 नंबर के इन्होंने 5 दे दिया, 10-10 नंबर का इन्होंने 5 दे दिया। लेकिन इस 5 में भी हो सकता है ये ऐसा ऑप्शन दें कि अटेम्प्ट एनी 3, अटेम्प्ट एनी 2। ये श्योरिटी नहीं है ऐसा करेंगे, हो सकता है ऐसा करें, या फिर अटेम्प्ट ऑल 5। अगर ऑल 5 अटेम्प्ट करने बोलते हैं और ये 10-10 नंबर का रखते हैं तो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि लिखना ज़्यादा पड़ जाएगा। लोगों को आदत है लंबा लिखने का, इतना छोटा लिखने का फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कंप्यूटेशन में। फिर दूसरा आता है इसमें कि हो सकता है 5 क्वेश्चन ना दे के 2 क्वेश्चन दे दे, 25-25 नंबर के 2 क्वेश्चन दे दे, है ना, या फिर 25-25 नंबर के 4 क्वेश्चन दे, उसमें से बोले कि 2 अटेम्प्ट करो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है।
लेकिन जब इन्होंने लिखा है ना कि दिस विल कवर होल सिलेबस, तो जो ऑप्शंस रहेंगे इसमें, जो सेलेक्ट करने का ऑप्शंस रहेंगे वो होल सिलेबस से रहेंगे, लेकिन हो सकता है आपके पास कोई लीवे हो छोड़ने का, लेकिन वो ऐसा मिक्स एंड मैच करके दे सकते हैं कि जो सपोज मेरे पास 5 टॉपिक है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा, 5 क्वेश्चन दिया, ये टॉपिक नंबर 1 से है, ये 2 से है, ये 3 से है, ये 4 से है और ये 5 से है, ठीक है। तो इन्होंने सारा सिलेबस कवर कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इन्होंने बोला कि अटेम्प्ट एनी 3 या अटेम्प्ट एनी 2 या फिर अटेम्प्ट ऑल 5। अगर अटेम्प्ट ऑल 5 दिया तो फंसने का चांस है, फिर तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नुकसान हो जाएगा। वही अगर ऑप्शन रहा कि कोई 3 अटेम्प्ट करना है या 2 ही अटेम्प्ट करना, 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है या 3 ही अटेम्प्ट करना है, तब आपके पास चांस रहेगा कि सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला जो पार्ट है, ये टॉपिक नंबर 2 से है, ये टॉपिक नंबर 3 से है, ये टॉपिक नंबर 4 से है और ये टॉपिक नंबर 5 से है। तो अगर आपने सपोज टॉपिक नंबर 4 और 5 की प्रिपरेशन अभी नहीं की है, ठीक है, तो अगर टॉपिक 4 और 5 की प्रिपरेशन नहीं की है तो एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ छोड़ने का बनता, लेकिन अभी नहीं बनेगा क्योंकि 4 और 5 से दोनों इन्होंने दिया हुआ है। एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि 4-5 यहाँ ना दे के ये 4-5 कुछ ऐसा कर दें कि 4 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, ये दोनों 4 से ही रहेंगे, दोनों 5 से ही रहेंगे। तो इस केस में आप बच सकते हैं। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसा टॉपिक इन्होंने दिया, अगर आउट ऑफ 5 ओनली 3 हमको अटेम्प्ट करना है, आउट ऑफ 5 ओनली हमको 2 अटेम्प्ट करना है, तो बाकी का जो लीवे है मिला तो ठीक है, अदरवाइज फंसने का चांस है इसमें। और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसको भी उसी तरह से टैकल किया जा सकता है जैसे पिछले साल तक किया जा रहा था। और मुझे जहाँ तक लगता है इतना भी हार्श नहीं होगा, इतना भी ज़्यादा वो चेंज नहीं करेंगे चीज़ों को, जैसा वो पूछते आ रहे हैं ना वैसा ही पूछते आएंगे। इसमें जो शॉर्ट आंसर में जो है ना, इसमें आपको 10-20 नंबर के साथ थोड़ा गेम हो सकता है। बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कुछ एक साइकोलॉजिकल भी होता है ना, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया पढ़ो, कुछ नया पढ़ो, ठीक है। कल की मीटिंग के बाद कुछ ज़्यादा हो हल्ला हुआ तो कुछ प्रोफेसर्स ने ये सजेशन दिया, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये इम्प्लीमेंट तो कर दिया। अब लेकिन कितना चेंज कर पाते हैं वो तो देखने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी अपने पास जो समय है उस हिसाब से जितना किया जा सकता है वो यही किया जा सकता है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको और अच्छे से रिवाइज़ करिए, उस पर एकदम से कॉन्फिडेंस बनाइए, नया कुछ मत सोचिए, ठीक है। उस पर आगे बात करते हैं हम। तो अभी थोड़ा क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सेक्शन 2 में भी वैसा ही है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ भी गेम है, ये भी पूरे सिलेबस से रहेगा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन से आपको हाथ धोना पड़ सकता है अगर आपने अच्छे से कवर नहीं किया है तो, या फिर इसके लिए ऑप्शन क्या है आपके पास कि ऐसा तो नहीं है कि आप कंप्लीटली उस सब टॉपिक को छोड़े हुए होंगे। उसके जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स पे आप 2-2 लाइन 4-4 लाइन पढ़ लीजिए और उसके कुछ थिंकर्स को पढ़ लीजिए। तो कुछ तो एटलीस्ट उसके थिंकर का नाम लिख के उसके टॉपिक को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे 2-4-5 लाइन में, कुछ तो दे देगा, ठीक है। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5, 6 के लिए मेरे हिसाब से आप लोड नहीं लें। लोड बस क्वेश्चन नंबर 1 और 4 का है, वो भी आप थोड़ा सा एफर्ट डाल के कर सकते हैं। तो ये जो था ना, ये वाले पोर्शन का था एंथ्रोपोलॉजी, सिविल और इलेक्ट्रिकल का। कुछ इस तरह का रहेगा, ये एंथ्रोपोलॉजी का पैटर्न है। उसमें जैसे मैंने बताया कि एक सेक्शन 1 है और 2A और 2B से चूज़ करना रहेगा, और सेक्शन 3 में कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा। इसमें तो हमेशा से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते ही रहे हैं, तो अभी भी आएंगे। वही होगा कि शॉर्ट आंसर में जो लिखना रहेगा वो हो सकता है कि थोड़ा अटपटा दे दे, कुछ नया नया कीवर्ड डाल दे उसमें,
लेकिन समहाउ मुझे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं लग रहा है कर पाएंगे वो लोग। ठीक है, तो इसमें क्या आप आइदर ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, और साथ में आपको ये तो करना ही है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कभी भी पैटर्न अगर चेंज होता है तो जो रेगुलरली और सीरियसली पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं ना, या जो वनडे प्लेयर्स हैं, उनको परेशानी होगी। क्योंकि अगर आप सीरियसली पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ऑप्शनल अच्छे से किया हुआ रहेगा। हो सकता है आपने 1-2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक अगर छोड़ भी दिए होंगे तो आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में भी कि आप उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो पॉजिटिव्स अगर हम समझें तो जो जिनकी तैयारी पीसीएस ओरिएंटेड हो रही है या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। इसका एक ये भी फ़ायदा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो है ना वो डिफरेंशिएट करेंगे चीज़ों को। अब बस आप समझिए, एक क्वेश्चन अगर 50 नंबर का रहा, इसको 2 भाग में बांटा। एक क्वेश्चन 50 नंबर का रहा, इसको 4 भाग में बांट दिया। तो इस टाइप में मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है ना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला फ़ायदा सेकंड ऑप्शन का मतलब है, ये वाला फ़ायदा हो सकता है। हम तो बस अप्रॉक्सीमेट ही कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन ठीक है। और एक और चीज़ है कि अगर पैटर्न चेंज कर रहे हैं वो लोग, तो शायद क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा क्वालिटी इन्हांस करें उसको। सीइंग की जो कट ऑफ है इतना ज़्यादा हाई चला गया है और काफ़ी एलिगेशंस भी लगे हैं बाहर के, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। कुछ ऐसा भी है कि वनडे एग्जामिनेशन के जो ये हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। तो ये सब कहने की बातें हैं। अगर उन्होंने क्वालिफाई भी किया है तो दे आर ऑल्सो स्टूडियस, मेरिटोरियस हैं, तभी उन्होंने क्वालिफाई भी किया है। और अगर वो मेंस लिख रहे हैं तो ज़रूर उन्होंने ऑप्शनल की पढ़ाई भी की होगी। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ क्या होगा कि उन्होंने अभी तक जो पढ़ाई की थी वो प्रीलिम्स के लिए की थी, और ऐसा मान के चल रहे थे कि मेंस में इतना समय मिलेगा कि हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे। ऑप्शनल वैसा गेम नहीं है। ऑप्शनल में थोड़ी सी थिंकिंग चाहिए उस वे की। अगर आप उस वे से, ऑप्शनल के वे से आंसर नहीं लिखेंगे तो शायद आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए। उसमें जीएस के आंसर लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसमें थोड़ा सा उस टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ जो सब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा उसमें। वो तभी आता है जब उस सब्जेक्ट को आप स्टडी करते हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो अगर क्वेश्चन का लेवल इन्हांस होता है, क्वालिटी इन्हांस होता है, तो उनको फ़ायदा मिलेगा ना जो उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, और भी देखें तो अगर पैटर्न चेंज होता है तो डिफ़िकल्टीज़ तो होती हैं, क्योंकि अचानक से ड्रास्टिक कोई चेंज हुआ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है टेकल करना। लेकिन फिर क्या है ना, मन में तब तक गलत लगते रहेगा हमको जब तक उसको समझेंगे नहीं कि नहीं ऐसा हो रहा है, चलो इसको भी देख लिया जाए। अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर उसको ऐसा मान के नहीं चलेंगे कि कोई बात नहीं इसको भी देख लेंगे, तब तक वो चीज़ गलत लगेगी। आज देखिए कट ऑफ 113 गया है, स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई तो किया है ना। आप अगर मान लें कि कुछ 1000-1200 जो हैं वो दे मे नॉट बी लीगल, वी डोंट नो, हो सकता है वो लीगल ना हो, नहीं भी हैं, फिर भी तो हमारे पास 9000 to 10,000 पूल ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम। तो यू कैन डिनाई दिस फैक्ट कि कट ऑफ अब 113 रहेगी अगर पैटर्न चेंज नहीं होता है प्रीलिम्स का। तो अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि लोग पढ़ने लगे हैं, स्टूडेंट्स नंबर ला रहे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे उनका 105 प्लस है, ये आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको गलती नहीं दिखेगी कहीं, तो आप उस अनुसार से फिर तैयारी करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ भी है, पैटर्न चेंज हुआ है ये मानिए, ये एक्सेप्ट करिए, और ये भी मान के चलिए कि सबके लिए हुआ है और सबको इसी में जलना है, मरना है, कटना है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे कोई भी। देखिए जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होते हैं तो अगर बीपीएससी के लिए स्पेशल पढ़ना है ना तो वो सेलेक्टिव ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो यूपीएससी का अपना पुराना
सिलेबस से पढ़ेंगे, वो भी यहीं के हिसाब से पढ़ेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ तो उनका थोड़ा सा लीवे क्या मिलेगा कि उनका वो चीज़ पढ़ा हुआ अच्छे से, तो उनको बस रिवाइज करना है, आपको हो सकता है नया पढ़ना पड़े, यही डिफरेंस है। तो ये कोड लिखने का यही मतलब है कि पैटर्न चेंज हुआ है, उसको एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करके उस पर काम करिए। ये मत मानिए कि वो गलत है, वो उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उससे इस टाइम पे। ये टाइम है, लास्ट मोमेंट टाइम है, आप जितना एफर्ट डाल सकते हैं, जितना अपने स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करके चीज़ों को कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, उतना करिए। तो नेगेटिव्स यही सब है कि जो हमारा रिवीजन टाइम है वो अब प्रिपरेशन टाइम में बदल जाएगा कुछ लोगों के लिए। फिर क्या है कि अनसर्टेनिटी लगेगा। अभी देखिए जो सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका अगर आप जीएस पेपर 1 देखिएगा, उसका साइंस पोर्शन ज़्यादा टफ नहीं है। स्टिल स्टूडेंट्स ने काफ़ी गलतियां की उसमें। रीज़न बस एक है उसमें कि लोगों को पता नहीं था कि जीएस 1 में पूछेगा क्या, तो उतना अच्छे से वो चीज़ पढ़ के नहीं गए थे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहाँ गलत करके आ गए। सिंपल क्वेश्चन भी मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत किया उसको। तो यहाँ भी हो सकता है ये चीज़ हो कि लोगों को लगेगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन देखते ही पैनिक हो जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं होना है। पैनिक सिचुएशन को अगर आप हैंडल कर लेते हैं तो आप अच्छे से एग्जाम को टैकल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि पैटर्न सबके लिए चेंज हो रहा है, सिर्फ आपके लिए चेंज नहीं हुआ है। और एक इफेक्ट तो रहता ही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 68वीं वाले क्या करेंगे, अरे यार पूरा सिलेबस खत्म करना है, चलो तो कोचिंग चलते हैं, कोई अच्छा सा ऑप्शनल का कोचिंग ज्वाइन करेंगे, 15-20 हज़ार फूकेंगे, उसमें होगा वही जो अपने से पढ़ के हो जाता। ठीक है, गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। ये बस मैंने लिखा कि सो दैट कि पता चले। तो अभी असल में क्या कर सकते हैं हम, अब यही कर सकते हैं ना कि पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, एकदम से ज़्यादा नहीं सोचना है, पहले चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि अच्छा हो रहा है क्या, चलो ठीक है, हो रहा है ना, कोई बात नहीं, सबके लिए हो रहा, सबको बराबर ही क्वेश्चन मिलेगा उस सब्जेक्ट वालों को। तो आप बस यही कर सकते हैं ना कि आपने अगर 5 में से 3 क्वेश्चन कर लिया है अच्छे से, 3 टॉपिक, तो इसको और अच्छे से करिए और इस पे कमांड बनाइए। बाकी जो 2 क्वेश्चन है ना, उसको आप छोड़िए मत, उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी थोड़ा सा टाइम, एटलीस्ट एक बेसिक लेवल की प्रिपरेशन उसमें कर लीजिए ताकि क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि यहाँ मेक और ब्रेक फर्स्ट क्वेश्चन में ही होने वाला है। 2 और 3 आप देखिएगा, दैट वॉन्ट बी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब दैट वॉन्ट बी डिसिमिलर, जैसा चलता चला आ रहा है उससे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मेक और ब्रेक करेगा, तो इस पर आप थोड़ा फोकस करने के लिए जो 2 टॉपिक्स के जो बचे हुए टॉपिक्स आपके हैं, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली 2 टॉपिक, हो सकता है वो 3 भी हों, 4 भी हों या 1 भी हों, तो उन टॉपिक के कुछ कीवर्ड्स को जिससे शॉर्ट बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको आप देख लीजिए, तो उसे काम हो जाना चाहिए और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब प्रिपरेशन लेवल है आपका, उस पर मेंटेन रहिए, उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप मूविंग। तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।